हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बी लीगल चैनल में। तो आज हम आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया है। बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है, 2-3 दिन पहले, ये 17 मई का ये जजमेंट है बेसिकली 2024 का, जिसमें हमारे हिंदू ससेक्शन एक्ट में जो फीमेल का एक पोजीशन होता है प्रॉपर्टी को लेकर आफ्टर द डेथ ऑफ अ हस्बैंड, एक विडो का जो पोजीशन होता है प्रॉपर्टी को लेकर, राइट जो होता है उसको लेकर एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है। बहुत ही, मैं कहूँगी, एक इंटरेस्टिंग जजमेंट है। मतलब मैंने जब जजमेंट को पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे खुद भी शुरू में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, बट जब मैंने पूरा जजमेंट को पढ़ा तो आई रियलाइज़ कि रोज़ हम कुछ नया सीखते हैं अपने इस लीगल फील्ड में। डजेंट मैटर कि आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है, बट सुप्रीम कोर्ट रोज़ कुछ नए इंटरप्रिटेशन के साथ में या नए इंटरप्रिटेशन ही बोलेंगे, साथ में आ जाते हैं और चीज़ों को बहुत ही क्लैरिफाई करते हैं चीज़ों का। तो ये जो जजमेंट है इसमें 2 चीज़ हम बताने वाले हैं। पहला चीज़ ये है कि इस जो सेक्शन 14 सब क्लॉज 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जिसमें एक विडो फीमेल का प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट होता है उसके बारे में बोला जाता है। साथ ही साथ में जो मुझे लगा यहाँ पे जजमेंट ने जो एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को क्लियर कराया वो है आपका फुल ओनरशिप और लिमिटेड ओनरशिप। ये एक डेफिनेशन को बहुत क्लियर किया है। जितने भी पार्टीशन के सूट होंगे, खासकर जो जहाँ पे विडो फाइल कर रही है अपने प्रॉपर्टी का पार्टीशन, उस सारे केसेस में ये वाला जजमेंट बहुत इम्पैक्टफुल होने वाला है। और देखने वाली बात होती है कि कैसे वो अपने फेवर में उसको यूज़ कर पाते हैं। मुद्दे की बात करें तो सिविल सूट पे हम एक बात हमेशा बोलते हैं, जो जिसका कब्जा होता है वही केस जीतता है, वो केस हार के भी केस जीत जाता है। ये बात इस जजमेंट में कहीं ना कहीं बोली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग जजमेंट को। साथ में यही बोलूँगी कि अगर आपको मेरा लीगल एडवाइस चाहिए, अपने कोई भी केसेस में सेकंड ओपिनियन चाहिए, मेरे जो 23 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर सकती हूँ और अपॉइंटमेंट आप उसके लिए बुक कर सकते हैं, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो केस है इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है और इसका SLP नंबर है 12842 ऑफ 2018। पार्टी का जो नाम है मुक्तालाल वर्सेस कैलाश चंद। अगर आपको इसका पूरा जजमेंट पढ़ना है तो SLP नंबर डाल दीजिएगा 12842 और पार्टीज का नाम डाल दीजिएगा मुक्तालाल वर्सेस कैलाश चंद। तो आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो आपको जजमेंट दिखा देंगे। तो पहले हम जजमेंट की फैक्ट ऑफ द केस में जाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम पहले सेक्शन को पढ़ें, कानून क्या कहता है इसको हम पढ़ते हैं, तभी हमको वो फैक्ट्स और जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो समझ में आ पाएगा। तो जहाँ पे ये जो सेक्शन की हम बात कर रही है वो सेक्शन 14 सब क्लॉज 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पे जो बोला जाता है जो फीमेल हिंदू है उसकी प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में सेक्शन 14 सब क्लॉज 1 बोलता है और वहाँ पे उसे बताता है कि शी इज़ ए एब्सोल्यूट फीमेल हिंदू कंसिडर्ड एज अ एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, जो जिसमें अपने सब क्लॉज 1 को पढ़ती हूँ। एनी प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय ए फीमेल हिंदू, एनी प्रॉपर्टी, ध्यान से एक एक शब्दों को सुनिएगा बिकॉज हर एक शब्द का मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनी प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय ए फीमेल हिंदू whether acquired before or after the commencement of this act shall be held by her as full owner therefore and not as a limited owner। तो यहाँ पे फुल ओनर, लिमिटेड ओनर की बात की गई है और यहाँ पे प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय फीमेल हिंदू की बात की गई है। कब? कानून के आने से पहले और अमेंडमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। एक्सप्लेनेशन भी बोला गया है। In this subsection, property includes both movable and immovable property acquired by a female Hindu by inheritance or device or at a partition or in lieu of maintenance or areas of maintenance or by gift from any person, whether relative or not, before, at or after a marriage, or by her own skill or exertion or by purchase or by prescription or in any other manner whatsoever, and also any such property held by her as स्त्रीधना immediately before the commencement of this act। सब क्लॉज 2 इसमें बोल रहा है, मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पहले सब क्लॉज 2 भी पढ़ लेती हूँ क्योंकि कनेक्टेड है। Nothing contained in subsection 1 shall apply to any property acquired by way of gift or under a will or any other instrument or under a decree or order of a civil court or under an award, where the terms of the gift, will or other instrument or the decree, order or award prescribed a restricted state in such property। देखिए, जो सब क्लॉज 1 ये बोला गया कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो एक फीमेल हिंदू के कब्जे में है वो उसकी वो फुल ओनर होगी और वो प्रॉपर्टी उसको कैसे मिल सकती है? या तो कोई इनहेरिटेंस से मिल सकती है, मतलब उसके पति का शेयर था, पति का डेथ हो गया तो उसके बाद में उसको मिल गया है, या कोई पार्टीशन हुआ है प्रॉपर्टी का तब उसको मिला है। ये दोनों ही प्रॉपर्टी पे इम्प्लीमेंट होती है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सोना चांदी या फिर उस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। या
जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंटेनेंस का भी एक प्रोविजन होता है, तो उस पर भी ये बोला गया अगर वो भी उसको मिल रहा है तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर में आ जाएगा। तो जो सेक्शन जो है हमारा वो सेक्शन 14(1) सब क्लॉज 1 इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बोला गया है, फीमेल के राइट्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये तो लॉ बोल रहा है। इसमें 2 वर्ड ध्यान देने होने योग्य बात है। पहला वर्ड है इसमें प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय ए हिंदू फीमेल हिंदू। ये सेंटेंस पूरा केस का सार है एक्चुअली। तो चलिए अब आ जाते हैं हम केस पर। जो फैक्ट्स ऑफ द केस की अगर हम बात करें इसमें तो उसका फैक्ट्स ऑफ द केस ये था कि है तो थोड़ा सा लंबा इसमें, अगर मैं शॉर्ट करके बोलूँ तो ये था कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी थी। फॉर एग्जांपल ए की थी, उसके 2 बच्चे थे। ए का डेथ हो जाता है, उसके 2 बच्चे रहते हैं, 2 लड़के बच्चे रहते हैं। उसमें ए जो होता है वो अब एक शादी कर लेता है, बी जो होता है वो कोई शादी नहीं करता है। बी का भी डेथ हो जाता है इंटरस्टेट, मतलब उसका कोई लीगल इशू नहीं रहता है। जो ए जो रहता है उसका डेथ हो जाता है। ए का डेथ हो जाने के बाद में उसकी जो वाइफ होती है वो वाइफ जो होती है वो एक प्रॉपर्टी मतलब एक बेटे को अडॉप्ट करती है, क्योंकि वो इंटरस्टेट होते हैं और वो एक प्रॉपर्टी बेटे को वो अडॉप्ट करती है। यहाँ पे बी की अगर मैं बात करूँ, आई एम सो सॉरी टू से अ रॉन्ग थिंग, बी जो होता है वो उसकी डेथ नहीं होती है, वो इंटरस्टेट ही रहता है, मतलब उसका कोई बच्चा नहीं होता है। ऑलराइट, सो लेटर ऑन जो होता है, जो अडॉप्टेड बच्चा जो होता है वो अपने चाचा के अगेंस्ट में केस फाइल करता है, ये बोलते हुए कि जो प्रॉपर्टी है, जो उसके फादर की जो प्रॉपर्टी है, जो उसके माँ का हक है जिस प्रॉपर्टी में, अंडर सेक्शन 14 सब क्लॉज 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, वो अब उसको दिया जाए। तो उसका जो चाचा जो है वो बोलता है कि मैं प्रॉपर्टी जो है आधा मैं अपने पास रख लूँगा, आधा मैं तुम्हें दे दूँगा। लेकिन ये जो अडॉप्टेड बच्चा होता है ये बात नहीं मानता है, ये बोलता है कि नहीं, मुझे आधा की नहीं चाहिए, मेरा पूरा प्रॉपर्टी पे हक है एज पर सेक्शन 14 सब क्लॉज 1। तो ये लड़ाई बेसिकली एक चाचा और भतीजा के बीच की होती है। तो ये बेसिकली इसके फैक्ट्स है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे। इसमें पैरा 17 पे ये बात बोला गया है, जो मैं पढ़ रही हूँ, जो पैरा 17 ऑफ जजमेंट है वो मैं पढ़ रही हूँ। एट द आउटसेट इट मे बी नोटेड दैट इन सो फार एज द एस्पेक्ट दैट श्रीमती Nand Kanwarbai, deceased widow, had never been in possession of the suit property is concerned, the same is virtually an admitted position from the record because she never challenged the judgment and decree dated 21st May 1959, whereby the suit filed by her for declaration of title and possession was dismissed by the civil court and she was held only entitled to receive maintenance from the undivided state. Thus, indisputably neither Srimati Nand Kanwarbai nor her plaintiff Kailash Chand were ever in possession of the suit land. जो पैरा 17 है यहाँ पे पोजीशन की बात बोलता है। ये जो अडॉप्टेड बेटा है इसकी माँ पहले केस डाल चुकी होती है अपने क्या लगेगा अपने हस्बैंड के जो भाई है उनके ऊपर डाल चुकी होती है। वो जो पूरी प्रॉपर्टी पर टाइटल और डिक्लेरेशन ऑफ सूट जो होता है वो उसने डाला होता है और वो केस डिसमिस भी हो जाता है और वो केस का कोई अपील फाइल नहीं करता है। सीधी सी बात है, उस केस का सीधा सीधा मतलब ये निकल के आता है जो कोर्ट ने बोला है कि एक एडमिटेड फैक्ट है कि आपके पोजेशन में वो ज़मीन कभी नहीं थी, क्योंकि आपने डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड पोजीशन भी एंड रिकवरी ऑफ पोजीशन का भी आपने सूट डाला है। तो मतलब एक एडमिटेड फैक्ट था कि वो जो ज़मीन थी वो आपके कब्जे में कभी भी नहीं थी और आपने कभी भी उस केस का अपील नहीं फाइल करा। आप केस हार गए थे लेकिन आपकी माँ ने कभी भी उस केस का अपील फाइल नहीं किया था। ठीक है, तो ये एक एडमिटेड पोजीशन पे आया, पैरा 17 में कोर्ट ने इसे बताया है, ऑब्जर्वेशन दिया है। अब हम आ जाते हैं पैरा 24 पे, जो बेसिकली जो जजमेंट रहा है। सीन इन द लाइट ऑफ द रेशियो ऑफ द अबव जजमेंट, इट इज क्लियर दैट फॉर एस्टैब्लिशिंग फुल ओनरशिप ऑन द अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली स्टेट अंडर सेक्शन 14 सब क्लॉज 1 ऑफ सक्सेशन एक्ट, द हिंदू फीमेल must not only be possessed of the property but she must have acquired the property, and such acquisition must be either by way of inheritance or device or the partition or leave the maintenance or areas of maintenance or by gift or by her own skill or exertion। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगर आप सेक्शन 14(1) हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत में अगर आप आते हो, उसके तहत में अपना राइट आप क्लेम करते हो, तो उसका सबसे पहला प्री रिक्वेजिट होता है कि आपके कब्जे में ज़मीन होना चाहिए। इससे पहले उन्होंने भानु देवी करके एक जजमेंट है, उसका बहुत ज़्यादा क्लियर जज साहब ने क्लैरिटी से बहुत उस जजमेंट को बहुत ही क्लियरली से बताया है और उस जजमेंट का ही लेते बोलते हैं लाइट ऑफ द रेशियो ऑफ द अबव जजमेंट। वो भानु देवी जजमेंट के बारे में ही बोल रहे हैं कि सबसे मेन चीज़ था वो भानु देवी को क्यों मिला था उस पूरा प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास में शुरू से कब्जा था ज़मीन का, वो प्रॉपर्टी को मेंटेन भी करती थी, प्रॉपर्टी का किराया जो होता था वो लेती थी, उससे वो अपना मेंटेनेंस वो चलाती थी।
आपके केस में आपके पास में ज़मीन का कब्जा कभी भी नहीं था, यू वर नेवर द फुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे फुल ओनर लिमिटेड ओनर की बात आ जाती है। फुल ओनर कौन होता है? फुल ओनर आप तब कहलाते हो जब आपके कब्जे में भी ज़मीन है। एक तो आपका राइट है आ गया, दैट इज़ वन। सेकेंड, आपके कब्जे में भी ज़मीन है और आप उसका जो भी ये होता है प्रॉपर्टी से जो भी पैसा निकल के आ रहा है, अपना को आप मेंटेन कर रहे हो, अपने बच्चे को मेंटेन कर रहे हो और पैसे को आप उपभोग कर रहे हो। यू आर द फुल ओनर इवन बाय द लॉ, इवन बाय द पोजेशन। लिमिटेड ओनर क्या हो जाता है? लिमिटेड ओनर वो होता है जो बाय लॉ उसको तो मिलना चाहिए था लेकिन उसके पास में ओनरशिप कब्जा नहीं है। लेकिन सेक्शन 14(1) का रिक्वायरमेंट है कि इसमें आपको फुल ओनरशिप दिखाना है, मतलब आपको कब्जा भी दिखाना है और लॉ भी आपके साथ में तभी हो। आप पहले कब्जा दिखाओगे तभी आपके फेवर में लॉ आएगा। इट इज पोसेशन फर्स्ट, लॉ लेटर। बट लिमिटेड ओनरशिप में क्या बात होती है? इट इज द लॉ फर्स्ट देन द पोसेशन। ठीक है, ये डिफरेंस इस जजमेंट में बोला गया है। और एज पर सेक्शन 14(1) सब क्लॉज 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में इन जो इनके अडॉप्टेड बेटे इनको नहीं मिलती है प्रॉपर्टी विद द सिंपल रीजन है कि उसकी माँ के पास शी वॉज नेवर द फुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। उसके कब्जे में कभी भी ज़मीन नहीं थी, ज़मीन का पूरा कब्जा उसके चाचा के पास में हमेशा रहा था। तभी वो पहले केस फाइल करती है अपना कब्जा लेने के लिए, वो केस हार भी जाती है और वो केस का कोई अपील भी फाइल नहीं करती है। उसके बाद दोबारा ये जो उसका जो अडॉप्टेड बेटा होता है वो रेवेन्यू कोर्ट में पार्टीशन के लिए जाता है और क्लेम करता है कि उसको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मिली। तो ये जो जजमेंट है ये फुल ओनरशिप और पार्ट ओनरशिप के बारे में, लिमिटेड ओनरशिप की डिफिनेशन को क्लैरिफाई करता है। साथ ही साथ सेक्शन 14(1) को भी क्लैरिफाई करता है कि अगर आप 14(1) के तहत में कोई फीमेल विडो हिंदू अपना प्रॉपर्टी क्लेम करना चाहती है तो उसको सबसे पहले कोर्ट में दिखाना होगा कि उसके पास में कब्जा भी है, तभी वो क्लेम कर सकती है, अदरवाइज नहीं। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।